ओनली पार्ट वन। चलो सीट निकालो बेटा। बोल F2 हो गया। F4 क्वेश्चन नंबर Mn and the positions of real object AB and its image A dash B। ये मान लो बेटा ऑप्टिकल एक्सिस, ये हो गया हमारा कोई रियल ऑब्जेक्ट है ना, ये रियल ऑब्जेक्ट और इसका ये हो गया diagrammatically the position of lens and its focus converging और डाइवर्जिंग लेंस। इमेज रियल है कि वर्चुअल है? तो बोलो बेटा कैसा इमेज दिख रहा है तुम्हें? इन्वर्टेड ना? तो बोलो बेटा रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कैसा बनता है? बनता है इन्वर्टेड ना? और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज एक बनता है ना बेटा? अभी इन्वर्टेड है ना कि अगर ऑब्जेक्ट बोलो ठीक है ना? ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि लाइन से जोड़ दिया बेटा, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास किया होगा, बोलो यहीं पे होना चाहिए, बोलो लेंस यहीं पे होना चाहिए ना जहां पे ये रे प्रिंसिपल। अगर ये बोलूं मैं कि यहां से गया है ऐसे, तो इसके बाद कहां से आएगा? फोकस से पास करके यहां पहुंचेगा ना, तो फोकस से पास करके यहां पहुंचेगा तो ऐसे आया होगा ना बेटा, इसका मतलब ये इसका फोकस हो गया, बोलो एफ है ना। और बोलो बेटा तो 4 हो गया, 4 डाउट है। देखो तो बेटा 4 में देखो कहता है ए थिन लेंस मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। कहता है बेटा लेंस मान लो refractive index μ1 on the one side and a medium of refractive index μ3 on the other side। और इस तरफ and the two radii r बराबर है ना। a beam of light traveling is incident
बी फॉर्म्ड, फर्स्ट मीडियम mu1 एंड दूसरा मीडियम mu3। कहता है मान लो अगर कोई रे ऐसी आएगी बेटा, पहले इस पे गिरेगी और फिर कन्वर्ज करेगा। इस दूरी को मैंने बोल दिया। पहले सरफेस के रिफ्रैक्शन के लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? mu2 बाई v माइनस mu1 बाई u हो गया बेटा इनफाइनाइट ना, इक्वल टू mu2 माइनस mu1 डिवाइडेड बाई r। बोलो बेटा हो गया ना। मीडियम 2 है ना रे, जब दोनों तरफ मीडियम सेम होता है तब तो लेंस के फोकल लेंथ का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है ना। अभी तो सिंपल क्या मानोगे? 2 स्फेरिकल सरफेस बस, है ना क्या बेटा? तो कहने देना बेटा, इधर mu1 है यहाँ mu3 है ना रे, 2 मीडियम हो गया ना। हाँ सेम तो नहीं है, तभी तो लेंस नहीं मानेंगे ना बेटा। लेंस कब मानेंगे? जब फॉर्मूला दोनों तरफ, जब mu दोनों तरफ सेम हो। अभी सिंपल मानो स्फेरिकल सरफेस, समझे यहां तक? जो पहले का इमेज होगा बेटा वो दूसरे के लिए हो जाएगा ऑब्जेक्ट, दूसरे के लिए ये हो गया बेटा ऑब्जेक्ट और ये हो गया ना इमेज। तो बेटा अब यहां से जो है ऐसे पास की, इसके लिए क्या लिखेगा? mu3 बाई एफ माइनस mu2 बाई v इक्वल टू mu3 माइनस mu2 बाई, इसका आर नेगेटिव बचेगा ना, बोलो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब तो 1 2 को ऐड करोगे बेटा तो b वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा ना, v का टर्म कैंसिल, क्या बचेगा बोलो? mu3 बाई एफ इक्वल टू, यहां देखो 1 बाई आर कॉमन ले ले बेटा, तो हो गया mu3 माइनस mu1 फिर प्लस mu3 माइनस नहीं, माइनस होगा ना ये माइनस, और ये हो जाएगा प्लस बेटा। तो f कितना हो गया देखो, mu3 चलो डीबी पे नंबर A8 में आते हैं। हाँ क्या हो गया? चलो सुनाई नहीं दिया? नहीं एसी चलाने को तो चला सकते हैं, पर ऐसे गर्मी लग रही है क्या? अब तो स्वेटर पहन गया, इसको खोल दे बस, खत्म। काहे को दिमाग लगाना, बस अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी एसी। अल्टरनेट है तो फिर क्या, काहे को कहा सकता है, बस बढ़िया लग रहा है ऐसे क्या। हाँ वो अच्छा पूछ रहा है, वो तो मजाक कर रहा है, तो मजाक भी नहीं समझता क्या उसका है, मजाक कर रहा है, वो तो पूछ, मजाक कर रहा था ना, देख मजाक कर रहा है तो तुझे तो ऐसे ही बोलेगा वो। एक बच्चा पूछ रहा है सर मोटिवेशन क्लास में मोटिवेशन कौन देगा और क्यों?
क्या देगा? जो देगा देख लेना यार, उसमें मैं क्या बताऊंगा। मारने दो उसमें, अपने क्या दिक्कत है? नहीं आ रहा तुम्हें चल रहा, तुम भी जा सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ तुम्हें। चलो भाई, डीबीपी नंबर 8 इसमें बोले। चलो डीबीपी नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। चलो एक बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है और एक 5 पूछ रहा है। 11 का है? कौन सा वाला? फर्स्ट वाला 11 का है? कौन सा क्वेश्चन है बताओ? था क्या डीपीपी में? अब कोई बात नहीं, बता देते हैं बच्चे, फिर कहेंगे उन्होंने कहा, फिर मैं लिखता हूं तो भी तुम कहते हो कि नहीं सर दोबारा बताओ। मैं क्यों लिखने में टाइम था आपका? बता वो तू ही देता हूं। अच्छा ये नहीं है क्या? अच्छा ये तो 6 है। अच्छा 8, हाँ यार ये तो डीपीपी में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर, तो सही कह रहे हो तुम। अरे इसमें कुछ भी नहीं करना, दोनों तरफ क्यूब कर लेना। अब बच्चे को हिंट दे, दोनों तरफ होल क्यूब कर लेंगे तो उससे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1, है ना। चलो इसके बाद आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 में क्या है? प्योर क्यू में एक रिलेशन लाना है ना, तो ये कई बार इस तरह का कुछ काम करते हैं अपन। p माइनस क्यू का होल स्क्वायर 0 0 से क्या होता है? बड़ा। तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर किससे बड़ा आ जाएगा? 2pq। इसमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ऐड कर दो, तो इधर ये p प्लस क्यू का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। बस ये किसके बराबर दे रखा है? n क्यूब। ये कितना हो जाएगा? n4। सोल्व कर लो, n में इक्वेशन बन गई ना सीधा सा, तो n लेस देन इक्वल 2 आ जाएगा इससे, है ना। बस उसी से आंसर आ जाएगा। 2 से छोटा होगा तो 3 वाला आंसर आ जाएगा, है ना। चलो ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 8 9। 9 पूछना है। 9 कौन सा है? ये वर्ड डिफरेंशिएशन करना है, जो दे रखा है उसको डिफरेंशिएट कर दो, x की जगह 1 पुट कर दो। इस शीट में आता है अपनी बाई नॉर्मल की सवाल। डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू 1 पुट कर दो 9 में, है ना, तो उससे जो दे रखा है बस वो का वो एज इट इज आ जाता है। 10 11 12 13 14 15 16 भी पूछना है। अब 16 में क्या बताऊं? ये वैसे किया तो था इस तरह का अपन ने, a इक्वल्स टू a डिवाइड x डिवाइड्स y वाला इस तरह का सवाल किया था अपन ने, अगर मुझे याद आ रहा है तो कराया तो था यार इस तरह का सवाल। इसमें एक्चुअली क्या है, वो जीरो वाला केस गड़बड़ करता है शायद। हाँ z प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं है, z माइनस वाले में कोई दिक्कत नहीं है, z वाले में दिक्कत आएगा क्योंकि a या b में से किसी एक को जीरो ले लेंगे तो 1/0 वाली टर्म दिक्कत देती है उसमें। इस वजह जो सी ऑप्शन है वो आंसर में नहीं आएगा। फॉर सम रैशनल नंबर लिखा हुआ है ना, तो फॉर सम रैशनल नंबर लिखा हुआ है तो तुम चाहो तो रैशनल नंबर अल्फा को समझ लो 1 लेके खत्म कर लो काम। तो सिमेट्रिक में जीरो वाले पे दिक्कत आएगी। जीरो वाला केस दिक्कत देता है। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है a इक्वल्स टू अल्फा बी। अब अगर मैं कह रहा हूं कि ए बी बिलोंग्स टू जेड है, तो मैं a को 1 और b को 0 लूं, तो उस केस में ये क्या बन जाएगा? 1 इक्वल्स टू अल्फा इंटू 0। और जब मैं b इक्वल्स टू अल्फा a की बात करूंगा तो ये कितना बनेगा? 0 इंटू अल्फा इंटू 1।
अब देखो यहाँ अल्फा की कोई भी वैल्यू नहीं डाल सकते जिससे कितना आ जाएगा 1, यहाँ तो डाल सकते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी 0, और अल्फा की वैल्यू 0 ले लोगे तो यहाँ पे कैसे इसको सेटिस्फाई कराओगे, तो सिमेट्रिक में दिक्कत देगा ही देगा। तो एक एलिमेंट 0 आ जाएगा ना तब गड़बड़ होगा, अगर 0 नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, भाई किसी न किसी वैल्यू के लिए तो पॉसिबल हो ही जाएगा। ये है इसमें 17, 18, 19, 20। चलो इसके बाद शीट में आ जाओ, शीट में भी था कुछ, शीट में बताओ क्या था। पार्ट फर्स्ट का G1 से G4 था ना। चलो तो एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में आ जाओ, सेक्शन G में। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन G, इसमें आ जाओ G1, G2, G3, G4। घर बैठे वालों में से किसी को कुछ G1 to G4 में नहीं है। चलो तो फिर क्लास नोट्स पे आ जाओ। चलो क्लास नोट्स में आ जाओ, कहां तक, अच्छा वो मैंने पन्ना दिया था तो मैं लिख लाया वो। जो एक सवाल प्रूव करने के लिए भी दिया था, हाँ याद आ गया। तो वो जो सवाल प्रूव करने के लिए दिया था, तो वैसे तो चाहो तो तुम फंक्शन की वैल्यू डाल के उसको प्रूव तो कर सकते हो गया होगा वैसे तो मेरे ख्याल से प्रूव नहीं हुआ। फंक्शन की वैल्यू डाल के प्रूव कर सकते हैं। नहीं, एक तो फंक्शन की वैल्यू डाल के प्रूव कर लो, है ना। हाँ बस भाई वैसे देखो ज्यादा ठीक तो यही है कि वो प्रूव दैट का है तो उसमें फंक्शन की वैल्यू डाल के प्रूव कर लो। और वैसे अगर एक लंबा मेथड लेना चाहो, है ना, तो वैसे तो वो तरीका ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि हम फंक्शन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके प्रूव करके बता सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। चलो एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। तो एक तरीका तो वही है कि हमें जो फंक्शन दे रखा है उसको पुट करके प्रूव कर दें, और अगर वैसे नहीं करना चाहें तो एक तरीका ये भी कि हम फंक्शन लेट कर लें। हम कह रहे हैं कि ये n डिग्री का पोलिनोमल है ना, और अगर ये n डिग्री का पोलिनोमल ले लेते हैं तो ये हो जाएगा an x की पावर n, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 से लेके कितना हो जाएगा a1 x प्लस ए नोट। एन डिग्री का पोलिनोमल मान लीजिए मैंने इसको ले लिया, तो अगर ये एन डिग्री का पोलिनोमल है तो फिर समझो ये वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूं तो ये कितना हो जाएगा an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा a1x प्लस ए नोट। अब ये 1/x वाला क्या हो जाएगा an अपॉन x की पावर n प्लस an माइनस 1 अपॉन x की पावर n माइनस 1 प्लस a1 अपॉन x प्लस ए नोट, और इधर इन दोनों का सम है ना, तो an x की पावर n, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 से लेके a1 x प्लस ए नोट प्लस an अपॉन x की पावर n प्लस an माइनस 1 अपॉन x की पावर n माइनस 1 प्लस a1 अपॉन x प्लस ए नोट। अब इसमें क्या है कि कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे आपको। जैसे आपने मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n कंपेयर करेंगे x की पावर n माइनस 1। अब जैसे मान लो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ x की पावर n का कोफिशिएंट कब आएगा, जब ये फर्स्ट उसके लास्ट से मल्टीप्लाई होगा तभी तो आएगा।
जब ये फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, और कोई केस तो बनेगा ही नहीं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन का। तो इधर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट कितना आएगा, एन ए नोट, और इधर एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट क्या आएगा, एन एन ही तो आएगा, और तो कोई है नहीं एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट। तो दोनों में से एन ये कितना हो जाएगा, ए नोट माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो ये एन नॉन जीरो है, तो ए नोट कितना हो जाएगा, वन। ए नोट कितना हो जाएगा, वन। अब मान लीजिए आपने एक्स की पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट कंपेयर करना है, तो एक्स की पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट कब आएगा बताओ, जब एक तो ये एन माइनस वन ए नोट से मल्टीप्लाई हो जाए तब आएगा, और कब आएगा, ये एन किससे मल्टीप्लाई हो जाए, ए वन वाले से, एन किससे मल्टीप्लाई हो जाए, ए वन वाले से, और कुछ बताओ आएगा क्या, एक्स की पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट। एक तो मैं कह रहा हूं कि एक्स की पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तब आएगा, एक्स की पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट। एक मैं ये कह रहा हूं कि ये एन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे तब आएगा, बस, और तो कोई अल्टरनेट नहीं है एक्स की पावर एन माइनस वन के लिए। और इधर एक्स की पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट कितना है, एन माइनस वन ही तो है। अच्छा, अब ए नोट तो आपके पास वन है, तो ए नोट वन है तो ये दोनों कैंसिल, ए नोट वन है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। एन जीरो है नहीं, मतलब ये आ गया ना, एन ए वन कितना आ गया, जीरो। एन जीरो नहीं है तो किसको जीरो होना पड़ेगा, ए वन को। फिर जब एन माइनस टू का करोगे तो ए टू जीरो आ जाएगा, ए थ्री जीरो आ जाएगा, ए फोर जीरो आ जाएगा। तो ये दूसरा तरीका ये भी है, लेकिन लेंथी है, तो ज्यादा अच्छा है कि पुट करके ही चेक कर लें। ज्यादा बेहतर क्या है कि पुट करके चेक करें, क्योंकि लेंथी जाएगा, वैल्यू तो निकाल देगा सारी है लेकिन वो लंबा जाएगा। आ गया। तो तरीके हालांकि और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन काम अपने क्या आने वाला है, रिजल्ट। सच्चाई यही है कि अपने काम क्या आने वाला है, रिजल्ट। अगर हमने रिजल्ट याद रख लिया तो भी है ना, तो भी मतलब बड़ी बात है ना, कि जब रिजल्ट याद आ जाए, पेपर में सवाल आए, कहीं पे सवाल आए और हमें रिजल्ट याद आ जाए तो भी बड़ी बात है। अदरवाइज करने का तरीका तो एक और भी हो सकता है कि सबको एक तरफ ले आओ। देखो, सोचने का कोई अंत तो होता नहीं है ना, और सवालों का भी कोई अंत नहीं होता है। सबको एक तरफ ले आया, अब सबको एक तरफ ले आया, और मैंने क्या किया, मैंने क्या, दोनों तरफ वन ऐड कर दिया, दोनों तरफ क्या कर दिया, वन ऐड कर दिया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, एफ एक्स, तो अंदर कितना जाएगा, एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन, इसमें से वन कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस वन, और ये हो जाएगा एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन इक्वल्स टू वन। अब ये दो डिफरेंट टाइप के पोलिनोमियल फैक्टर हैं, उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, वन। तो इन दोनों का प्रोडक्ट वन केवल तभी आ पाएगा जब एफ एक्स माइनस वन किस टाइप का फंक्शन होगा, प्लस माइनस एक्स की पावर एन। भाई ये प्लस माइनस एक्स की पावर एन होगा तो ये वन अपॉन एक्स की पावर एन होगा, तभी तो दोनों मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा, वन। उसके अलावा तो कोई अल्टरनेट ही नहीं है। मान लो अगर तुमने इसको एक्स की पावर एन प्लस एक्स भी ले लिया तो फिर मल्टीप्लाई करके वन तो आ ही नहीं सकता। वन केवल एक ही केस में आ सकता है, जब ये टर्म क्या बने, प्लस माइनस एक्स की पावर एन, समझो, और ये टर्म क्या बन जाए, वन माइनस एक्स की पावर एन, तभी तो प्रोडक्ट वन दे सकते हो, तो ऑप्शन ही नहीं देने का। तो एफ एक्स कितना हो जाएगा,
1 प्लस माइनस एक्स की पावर, ऐसे भी सोच सकते हैं। और नहीं सोचना हो तो फिर मैंने इसके पहले वाला मेथड भी बताया, उसमें मेहनत लगेगी, उसमें मेहनत ज्यादा है, दिमाग कम है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, टर्म्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये कुछ भी नहीं चाहते हो तो फिर प्रूव दैट का सवाल है, पुट करके भी बता सकते हो ना, दैट ही तो था बस, तो फंक्शन सेटिस्फाई करवा के बता दो, सारी कहानी खत्म। चलो खैर अब इसको छोड़ते हैं, बहुत टाइम दे दिया इसको। अब हम उस फोटो पे आ जाते हैं जो तुम लिख लाए होंगे। तो अब देखो, जैसा मैंने कहा था कि उसमें कई सारी सिमिलरिटी है, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब वो हमें उनकी डोमेन रेंज याद रखना है। तो अब तुम देख रहे होंगे, अगर तुम इस फर्स्ट रो में जाओगे, डोमेन सेम है, मेरी बात को सुनते जाओ और उस फोटो में देख देख के जस्टिफाई करते जाओ। इन दोनों की डोमेन सेम है, हाँ। इन दोनों की डोमेन सेम है, हाँ। इन दोनों की डोमेन सेम है, हाँ। ये उन्हीं लोगों को दिखेगा जिन्होंने वो फोटो बना लिया है। अब जिन्होंने नहीं बनाया उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं ना, अब उसका तो क्या कर सकते हैं भाई। तो इन दोनों की डोमेन सेम है, इन दोनों की डोमेन सेम है और इन दोनों की डोमेन सेम है। नजर आया? ठीक है। कॉलम में अगर आप फर्स्ट कॉलम में देखेंगे तो तीनों की रेंज सेम है। वो अलग बात है कि यहाँ पे -π/2 से π/2 क्लोज है, यहाँ पे -π/2 से π/2 ओपन है, और यहाँ पे -π/2 से π/2 क्लोज है, जिसमें से क्या हटा दिया गया है, 0। लेकिन कहीं ना कहीं -π/2 से π/2 वाला सेगमेंट है। वो तो अपन जानते हैं कि tan -π/2 π/2 पे ओपन आता है, तो वही वाला कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस वाले तीनों कॉलम में देखेंगे तो इनकी रेंज सेम है, 0 से π। तीनों की रेंज क्या है, सेम। एक माइनस वाली प्रॉपर्टी भी लिखी होगी, इन तीनों की माइनस वाली प्रॉपर्टी सेम है, मतलब साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x। इसी तरह tan वाली माइनस में, इन तीनों की माइनस वाली प्रॉपर्टी सेम है, इन तीनों की माइनस वाली प्रॉपर्टी सेम है। नजर आ रहा है? फिर आप देख लेंगे कि इनका dy/dx भी लिखा हुआ है। इन दोनों का dy/dx सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस है। इन दोनों का dy/dx सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस है। इन दोनों का dy/dx सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस है। दिख रही है सब चीजें? चलो अब कुछ और चीजों पे आते हैं। जैसे इनकी जो डोमेन रेंज है वो कहां से आई, तो अगर तुम्हें याद हो तो जब हमने इनवर्स फंक्शन पढ़ा था, मैंने कहा था कि sin x 1/1 ऑन टू फंक्शन नहीं होता है। तो अगर मुझे उसका इनवर्स डिफाइन करना है तो पहले मुझे उसको क्या बनाना पड़ेगा, 1/1 ऑन टू बनाना पड़ेगा। याद है? 2-3 क्लास पहले की बात है, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो ऐसा हमने उस y = sin x को पहले 1/1 ऑन टू फंक्शन बनाया था, तो उसकी डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो गई थी। तो ये जो डोमेन और रेंज बाउंडेड हुई है वो इसी वजह से हुई है, क्योंकि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करना है तो पहले उन्हें क्या बनाना पड़ता है, 1/1 और ऑन टू बनाना पड़ता है। इसी वजह से इनकी डोमेन रेंज क्या हुई है, बाउंडेड हुई है। ये तो डोमेन रेंज के बाउंडेड वाली चीज पे हमने बात की। दूसरा आता है इनका ग्राफ। तो देखो इनका ग्राफ आप दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो जैसा हमने इनवर्स में समझा था कि फंक्शन और उसका इनवर्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होते हैं, मिरर इमेज। मैंने वहां पे कहीं ना कहीं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ थोड़ा सा बना के भी बताया था। तो या तो आप इनवर्स से समझ लें, सबके ग्राफ जितने भी लिखे हुए हैं वो सारे ग्राफ किससे समझ सकते हैं, इनवर्स से। और दूसरा ऑप्शन है कि ग्राफ निकालने का जो बेसिक मेथड होता है, dy/dx डबल डेरिवेटिव और कुछ पॉइंट्स पे वैल्यू। इसीलिए मैंने सबके dy/dx भी लिख रखे हैं वहां पे, कि हमें कहीं ना कहीं 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के dy/dx पता होने चाहिए। हालांकि वो जो dy/dx है उनका प्रूफ अगर हम बात करेंगे तो वो MOD में आएगा, क्योंकि इनके प्रूफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स होते हैं, तो अभी नहीं होगा तो वो MOD में आएगा। लेकिन हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी, क्योंकि अगर dy/dx पता है तो ग्राफ निकालने का एक मेथड हमारे पास dy/dx वाला भी हो सकता है ना, तो इसलिए वो वहां पे लिख दिए। हालांकि फाइनली हमें सबके ग्राफ तो याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि 6 जैसे हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ याद रखते हैं वो आसान के कैटेगरी में आता है, ऐसे ही 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ भी हमें याद रखने पड़ेंगे, और वो किसके कैटेगरी में माना जाता है, आसान के कैटेगरी में माना जाता है ना। तो ये ग्राफ से रिलेटेड जानकारी, मतलब आप चाहें तो बना सकते हैं, मैंने 2 ऑप्शन आपको दे दिए हैं। इसके बाद आते हैं माइनस वाली प्रॉपर्टी पे।
तो माइनस वाली प्रॉपर्टी में देखो इधर वाले जो तीनों हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो तीनों ऑड फंक्शन है, और वो तीनों ऑड फंक्शन है। कैसे पता लग रहा है? क्योंकि तीनों का ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। तीनों का ग्राफ क्या है? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। और अगर तीनों का ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका मतलब तीनों क्या है? ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन ही यही होती है, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। इसलिए साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, इन तीनों में लिखा हुआ है माइनस का मतलब माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब अगर आप इन तीनों फंक्शन को देखोगे तो आप देखोगे कि ये तीनों फंक्शन जो है ये कहीं ना कहीं 0,π/2 के अबाउट सिमेट्रिक है। ये जो तीनों फंक्शन है ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है? 0,π/2। जैसे ये 0,0 के अबाउट सिमेट्रिक है ना। कॉस इनवर्स का ग्राफ तुम देख रहे होंगे तो कॉस इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ होगा, है ना। तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है? 0,π/2 के अबाउट सिमेट्रिक है। तो अब अगर ये 0,π/2 के अबाउट सिमेट्रिक है तो मैंने तुम्हें अल्फा कोमा बीटा के अबाउट सिमेट्रिक का जनरल रूल समझाया था कि अगर अल्फा कोमा बीटा के अबाउट सिमेट्रिक होता है तो कुछ इस तरह का होता है वो, है ना, तो बीटा। तो अगर कोई कर्व इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है तो उसका नेचर क्या बनेगा? एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स टू बीटा पाई। तो इसका मतलब कॉस इनवर्स माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा? पाई। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इस वजह से इन तीनों की जो सिमेट्री बन रही है वो कौन सी बन रही है? पाई माइनस वाली, क्योंकि तीनों कहीं ना कहीं किसके अबाउट सिमेट्रिक है? 0,π/2 के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ये माइनस वाली है ना। अब ये माइनस वाली प्रॉपर्टी वैसे तो देखो बाद में आती है, लेकिन हम शुरुआत से माइनस इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि आप ये हमेशा दिमाग में रखें। जैसे अगर आप साइन इनवर्स की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं -π/2 से π/2 जा रहा है। इसका मतलब इसकी जो रेंज आएगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की भी आ सकती है, फोर्थ क्वाड्रेंट की भी आ सकती है। -π/2 से π/2 मतलब कौन कौन से हुए? फर्स्ट एंड फोर्थ। अगर आप इसमें जाएंगे तो 0 to π, इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इनमें क्या होता है कि क्वाड्रेंट अलग अलग होते हैं। वो क्वाड्रेंट के चक्कर में क्या होता है कि सवाल क्या हो जाता है? गलत। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर माइनस देखेंगे सबसे पहले उसको बाहर ले आएंगे। माइनस की डीलिंग हमें करनी ही नहीं है, हमें हमेशा माइनस को क्या कर लेना है? बाहर ले आना है। ये नियम है हमारे लिए कि हम हमेशा माइनस को क्या ले आएंगे? बाहर। और इसीलिए हमने पहले पन्ने पे किसको जगह दी है? माइनस वाली प्रॉपर्टी को, कि हम हमेशा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में माइनस को क्या ले आएंगे? बाहर। क्योंकि तय मान के चलो कि अगर माइनस के साथ डायरेक्ट डीलिंग करोगे तो तुम्हारे क्या आएगा? माइनस। अब इसमें कोई बच्चा सोच सकता है सर मेरे तो वैसे भी माइनस ही आता है ना, पेपर की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो वो बच्चा कहता है सर मेरे तो वैसे ही बहुत माइनस आता है इसलिए कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी अब आता है तो भी क्या करता है? अब कोशिश तो यही है कि प्लस में आ जाए। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में माइनस जब भी अंदर आएगा तो हमेशा उसको क्या करेंगे? रिमूव कर लेंगे। अब इसका फायदा क्या होगा कि अगर हम माइनस को रिमूव कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? प्लस। मतलब आपको हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में काम करना पड़ेगा? फर्स्ट। आपको हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में काम करना पड़ेगा? फर्स्ट। तो हम कंफर्टेबल रहेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कोई ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। तो हम हमेशा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कौन से क्वाड्रेंट में काम करेंगे? फर्स्ट। लेकिन उसकी शर्त क्या है कि अंदर वाली जो टर्म है वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगी तो डायरेक्ट डीलिंग होगी, पॉजिटिव नहीं होगी तो पॉजिटिव बना लेंगे। माइनस बाहर कैसे लाना है उसका नियम अपन ने लिख लिया है ना। और क्या लिखा हुआ है? हाँ, एक वो बीच बीच में वो भी लिखा हुआ होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस। तो जैसे वहां पे तीन आइडेंटिटी होती थी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे भी तीन आइडेंटिटी होती है, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल्स टू π/2, tan प्लस कॉट π/2, सेक प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। इसका प्रूफ भी अभी आगे आएगा, है ना। जब आएगा मैं बता दूंगा कि भाई कैसे इसको प्रूव करते हैं। लेकिन इसको भी अपन ने पहले ले लिया है। ये कुछ चीजें अपन ने पहले इसलिए लिए ताकि अपना जीवन क्या हो सके? आसान, है ना। अपने को कॉम्प्लिकेटेड कभी भी जीवन नहीं बना के चलना है। जीवन हमेशा क्या रहना चाहिए? आसान। तो जीवन आसान बने इसलिए कुछ बाद में आने वाली चीजों को अपन ने क्या लिख लिया है? पहले लिख लिया है ना। तो डोमेन है, और ये जो पहले पन्ने पे लिखा हुआ है ये हमेशा क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं।
लिखो फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। तो क्वेश्चन लिख लिया फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, और गलत लिखा दिया मैंने तो क्वेश्चन, डोमेन तो बाद में निकालनी है। चलो कोई बात नहीं, लिख लिया फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, पहले डोमेन निकाल लेते हैं, ये दूसरे नंबर पे कराना। चलो कोई बात नहीं, पहले डोमेन निकाल लेते हैं, अब डोमेन लिख ही दिया है तो साइन इनवर्स मॉड एक्स माइनस 1, सेकेंड y इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, थर्ड y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 1, फोर्थ y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और फिफ्थ एक और ले लेते हैं y इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 की पावर टेन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, है ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। अब देखो ये तुम ठीक वैसे ही समझ सकते हो जैसे अपन ने कंपोजिट पढ़ा था, और अगर कहीं पे एफ ऑफ जी एक्स लिखा हुआ होता था तो हम जानते थे कि भाई एफ एक्स की डोमेन अगर दिस टू दिस है तो एफ ऑफ जी एक्स की डोमेन निकालने के लिए क्या करते थे, जी एक्स को दिस टू दिस कर देते थे। आती है बात समझ में जो मैं बोल रहा हूं, दिस टू दिस का मतलब कंपोजिट पढ़ा था उसमें डोमेन निकालना सीखा था, तो उसकी डोमेन ऐसे ही निकालते थे, तो वही चीज है, ये एक तरह से कहीं ना कहीं कंपोजिट लिखा है। अब साइन इनवर्स की डोमेन कहां से कहां तक जाती है, -1 से 1, तो ये फंक्शन की डोमेन के लिए मुझे क्या कंडीशन मिल जाएगी कि मॉड एक्स -1 कहां से कहां तक जाएगा, -1 से 1। या जैसे मैं जानता हूं कि सेक इनवर्स की डोमेन कहां से कहां तक जाती है, -1 से छोटा और 1 से बड़ा, तो समझो इसकी डोमेन कहां से कहां तक जाएगी, ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, या तो -1 से छोटी या तो फिर -1 से मतलब 1 से बड़ी, यही तो होगा, लेस देन इक्वल -1 ग्रेटर देन इक्वल 1। इनइक्वालिटी सोल्व करना आता है, ट्राई करो, देखा कॉपी में करो, मैं कॉपी में देखता हूँ आंसर, तो क्या तुम लोग टैलेंटेड हो, बिना सोल्व करे ले आते हो। हाँ अच्छा, तुम लोग सवाल करो, मैं ऑनलाइन पे एक बच्चे से बात कर लेता हूँ। ये ऑनलाइन में एक बच्चा है जिसने डाउट करके अपना कुछ नाम लिख रखा है ना, और इसने कुछ लिखा है ना। अब मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं इस बच्चे के लिए कि अगर जो इसने लिखा है, ये डाउट करके जो बच्चा है, मेरी बात को गौर से सुने, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि अगर इसने जो सब कुछ लिखा है वो सच है तो मेरा पढ़ाया हुआ इसको याद रहेगा, और अगर इसने जो लिखा है वो सब झूठ है तो मेरा पढ़ाया हुआ इसको एडवांस में कुछ भी याद नहीं रहेगा, है ना, मेरा पढ़ाया हुआ इसको एडवांस में कुछ भी याद नहीं रहेगा। अरे कुछ नहीं, वो ऐसे मस्ती करने के लिए लिख रहा है, तो मैंने भी अपनी तरफ से बोल दिया, है ना। अरे कोई भी हो, मुझे क्या करना है,
वो तो उसने कुछ लिखा है, उसका जवाब दे रहा हूं मैं। अब एज ए टीचर मेरा फर्ज बनता है कि मेरा जवाब उससे तो भारी होना चाहिए ना। हाँ, तो ये बात है बेटा, अगर तुम सच्चाई लिख रहे हो तो तुम्हें सब याद रहेगा, और अगर तुम झूठ लिख रहे हो, हाँ, तो क्या है कि फिर मेरा पढ़ा हुआ तुम्हें एडवांस में कुछ भी याद नहीं रहेगा। एक बच्चा लिख रहा है चला गया वो। अरे कोई बात नहीं बेटा, चला भी गया तो कोई बात नहीं, वो या तो दूसरे नाम से ज्वाइन कर लिया होगा उसने, और आज नहीं तो कल वीडियो तो देखेगा ही देखेगा। जब मैंने उसकी चैट देखी है तो वो भी मेरी बात को सुनेगा तो सही, आज नहीं तो कल सुनेगा, है ना। तो वो बच्चा जब भी मेरी बात को सुन ले तो मुझे रिप्लाई जरूर दे, है ना। मैसेज मैं अपनी तरफ से छोड़ रहा हूं उसके लिए कि जब भी मेरी बात को सुन ले तो अपनी तरफ से रिप्लाई जरूर दे, है ना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले उसने रिप्लाई दिया था, तो अपनी तरफ से रिप्लाई जरूर दे अगर मेरी बात को सुन ले, जब भी सुने तब, आज कल 2 दिन बाद। हाँ चलो, नहीं नहीं 5 का है। आ जाए पहले वाले पे आ जाए, चलो अब सोल्व करते हैं, जब तक मैंने तुम्हें टाइम भी दे दिया सोल्व करने के लिए। इसमें तो क्या करना है, वही 1 ऐड कर देंगे। अब इसका मतलब 2 चीज होती है ना, ये इससे बड़ा होगा एंड ये इससे छोटा होगा। एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और 1 और 2 का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास कहीं ना कहीं कितना जाएगा, -2 से 2, कितना जाएगा, -2 से 2। दूसरा लेके हम बात करें तो इसमें वही, ये तो हो जाएगा x² + 3x + 2 लेस देन इक्वल 0, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 -2, है ना, यूनियन -1 से इनफाइनाइट, सही लिखा। अच्छा ये तो लेस देन इक्वल है ना, हाँ, तो -2 से -1, और ये कितना हो जाएगा, x² + 3x ग्रेटर देन इक्वल 0, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट। दिस इज 1, दिस इज 2, और इसमें हमें लेना पड़ेगा 1 यूनियन 2, है ना। तो x बिलोंग्स टू जाएगा -∞ से -3 यूनियन -2 से -1 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट। ये सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा, है ना। थर्ड वाले पे आ जाए हम, तो वही फ्रैक्शनल पार्ट x -1 या तो -1 से छोटा, या फिर फ्रैक्शनल पार्ट x -1 1 से बड़ा। अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये लेस देन इक्वल क्या आ गया, 0। अब फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा तो होता नहीं है, 0 से छोटा तो होता नहीं है, तो बचा क्या, 0 बस। और ये 0 कब होता है, जब x इंटीजर होता है, और इसका मतलब हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू, पॉसिबल ही नहीं है, तो उससे बड़ा पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, 2 से छोटा, 0 से तो पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना। चलो ये तीसरा हो गया। चौथे की हम बात करें तो फोर्थ में क्या हो जाएगा, कंडीशन ये लग जाएगी ना कि ये जो x² अपॉन 1 + x² है, ये कहां से कहां तक जाएगा, -1 से 1। अब चाहे तो इसके हम 2 पार्ट बना के सोल्व करें कि क्वांटिटी ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, और नहीं तो ऑब्जर्वेशन से भी दे सकते हैं, x² अपॉन 1 + x² हमेशा -1 से 1 के बीच ही रहने वाला है, क्योंकि ऊपर छोटी क्वांटिटी नीचे
बड़ी क्वांटिटी है, तो बिना सोल्व करे भी हम लिख सकते हैं कि आंसर कितना आएगा, x बिलोंग्स टू R। ये 1 to 4 मैंने सोल्व कर दिए हैं। फिफ्थ का आंसर बताओ, आ गया हो किसी का तो। केवल दो एलिमेंट आएंगे, -1 और 1। 4 तक का हटा दो बोर्ड पे से सारा। 1 to 4 लिख लिए सबने। 1 to 4 नहीं लिखे, लिखे भी जल्दी जल्दी, इसे क्या करता रहता है। हो गया, चलो। फिफ्थ वाले का आंसर आ रहा है -1 2, मतलब -1 and 1, केवल दो एलिमेंट आ रहे हैं। भाई इसमें क्या होगा कि आप एक तो इसके डोमेन की बात करेंगे तो tan इनवर्स के लिए तो x बिलोंग्स टू R होता है, लेकिन अंडर रूट की वजह से अंदर वाली क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, 0 0 से बना, तो ये इनइक्वालिटी को फैक्टराइज करके फिर लिख रहे हैं, है ना। दो फैक्टर हो जाएंगे, नंबर लाइन पे बनाएंगे, फिर ये आ रहा है। अब इसमें इसकी बात करेंगे तो tan इनवर्स x के लिए तो x बिलोंग्स टू R है, लेकिन sin इनवर्स x के लिए क्या है, -1 to 1। और अपन जानते हैं दो से ज्यादा कंडीशन है तो सबका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो इन सबका अगर इंटरसेक्शन लूंगा तो जो फाइनल डोमेन आएगी वो फाइनल डोमेन क्या आ जाएगी मेरे पास, x के दो वैल्यू आएगी केवल, -1 and 1। x की दो वैल्यू आएगी -1 and 1। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं जो छूट गया था अपना। फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। tan इनवर्स वैसे ये पहले करना था अपने को, लेकिन अब कोई ना, कुछ वैल्यू निकालनी है अपने को। sec इनवर्स -√2 प्लस cos इनवर्स -1। अब ध्यान दो, कुछ वैल्यू अपने को निकालनी है। ये वैल्यू निकालने का काम ठीक वैसे ही है जैसे अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में जैसे कोई नहीं पूछता था कि भाई tan थीटा अगर 1 है तो थीटा कितना होगा, π/4। ये हमसे पूछ लिया कि tan π/4 की वैल्यू बताओ,
तो 10 π/4 की वैल्यू हम क्या बता लेते थे 1। अभी उसका उल्टा सवाल है, जैसे आप tan इनवर्स 1 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, tan इनवर्स 1 की। तो तरीका तो ये होता है कि जैसे मान लीजिए tan इनवर्स 1 की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो tan इनवर्स 1 को मैं कितना मान लूंगा, थीटा। 1 किसके बराबर हो गया, tan थीटा। अब हम देखते हैं कि भाई tan थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो थीटा बराबर कितना हो गया, π/4, है ना। लेकिन हमें इतना लिखना नहीं होता है ना, हम ये सब चीजें यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे। तो अब जैसे लिखा हुआ है tan इनवर्स 1, तो 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, π/4। तो 1 tan में π/4, तो मैंने कितना लिख दिया, π/4। फिर मुझे चाहिए cos इनवर्स हाफ, तो cos में हाफ किसकी वैल्यू होती है, π/3। cos में हाफ किसकी वैल्यू होती है, π/3। तो ये आ गया 7π/12। अब जैसे यहाँ पे कितना आ गया, माइनस। तो वैसे तो क्या है कि अब जैसे मैंने प्लस माइनस आ गया, तो मुझे कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू देखनी पड़ेगी, 4th। लेकिन हमने क्या करा है, हमने नियम बना लिया कि हम माइनस को हमेशा क्या लेंगे, बाहर, ताकि जब भी हम ये वैल्यू देखेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट के देखेंगे, फर्स्ट। समस्या कभी भी नहीं आएगी, हम हमेशा कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू देखेंगे, फर्स्ट। तो ये माइनस है, तो साइन इनवर्स माइनस माइनस साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स माइनस माइनस साइन, बाहर ले लिया। अब बस वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख लो, साइन में हाफ किसकी वैल्यू होती है, π/6। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, π/6। चलो आगे के करने की कोशिश करो, माइनस को पहले रिमूव कर लो और फिर उसको करो। बिना जनरलाइजेशन, हाँ नहीं, इसमें तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की लिखनी है अपने को वैल्यू, और कुछ नहीं करना है। हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू ही लिखेंगे इसमें अपन, इसमें जनरलाइज नहीं होगा ना, क्योंकि इनकी रेंज तो फिक्स है ना, -π/2 से π/2, 0 to π। तो अगर रेंज फिक्स है तो फिर nπ वगैरह वाले नहीं आएंगे इसमें, है ना। और एक बच्चा क्या पूछ रहा है, मोटिवेशन क्लास ऑनलाइन होगी, हाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगी ना, जब क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ले रहे हैं तो मोटिवेशन भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा। थर्ड वाले की वैल्यू निकालनी है, तो ये साइन है, इसका कुछ नहीं करना, π/3। सबसे पहले कॉस इनवर्स माइनस हाफ है, तो इसको कितना लिखूंगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। अब इस कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू लिख देता हूं, कितनी होती है, -π/3। कॉस में हाफ किसकी वैल्यू होती है, π/3। बस ये कैंसिल हो गया, साइन पाई कितना होता है, 0, 0 आ गया, साइन पाई 0 होता है। फोर्थ का कितना आ रहा है, -1। पहले माइनस बाहर लो, आ गया ना। फोर्थ वाले का कितना है, देखो माइनस के लिए तो हमने नियम बना लिया, क्योंकि ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। सेक का माइनस किससे बाहर आएगा, पाई माइनस से, ले लिया। कॉस का माइनस किससे बाहर आएगा, पाई माइनस से, खत्म। अब वैल्यू डाल देता हूं इसमें, कौन सा कुछ ज्यादा टाइम लगने वाला है, π/4, और ये कितना होगा, 0, कॉस इनवर्स 1। अब कोई π/2 लिख दे तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है ना। हाँ, कॉस में 1 किसकी वैल्यू होती है, 0 की। कॉस में 1 किसकी वैल्यू होती है, 0 की। अब ये कितना हो गया, ये वो बन गया tan 2π माइनस π/4, है ना। और tan 2π माइनस थीटा tan थीटा, -1 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना आएगा, -1। अब इसमें तो कुछ भी नहीं करना, देखो इन दोनों की वैल्यू तो अपन जानते हैं क्या होती है, π/2।
ये वो लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो कितनी होगी पाई बाई 2, और सेक इनवर्स 2, कॉस में 2 किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 6 की, तो बस पाई बाई 6 आ गया, इसकी वैल्यू पाई बाई 6 आ गई, बचा कितना पाई बाई 3। तो हम हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में काम करेंगे, फर्स्ट, है ना। माइनस का शुरू से आखिर तक एक ही समाधान है कि हम माइनस को हमेशा क्या लेंगे बाहर, और माइनस को बाहर लेके चलोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमेशा क्या रहेगी आसान, माइनस के साथ डील करोगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या रहेगी टफ, तो माइनस को बाहर ले लें शुरू से। पाई बाई 3 पे होगा, तो इधर से कौन बोला था फिर पाई बाई 6, एक बच्चा पूछ रहा है सर हल्का है या अभी हल्का लग रहा है, क्या टॉपिक की बात कर रहे हो क्या? हाँ, तो हल्का है, भारी कौन सा लगा, क्या इसके पहले क्या फंक्शन पढ़ा वो भारी लगा था क्या तुम्हें? नहीं लगा ना, तो बस भारी तो लगने का प्रश्न ही नहीं है। अरे अगर मान लो चीजें तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लगे तो फायदा क्या पढ़ाने का, चीजें आसान अगर हम बना के पढ़ाएंगे ही नहीं तो फिर फायदा ही नहीं हमारे पढ़ाने का। एक बच्चा लिख रहा है सर मैथ्स का पेपर बहुत इजी आया था, अरे इजी थोड़ी ना आया था, तो इजी लगा होगा तुझे, क्योंकि अब आजकल अपने को पता है सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान। चलो तो अगला लिखो फिर, फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग, फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग। अब कुछ फंक्शन लिख रहा हूं जिसकी हमें क्या निकालनी है, रेंज, फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग, find a range of following। तीन फंक्शन मैंने लिखे जिनके हमें क्या निकालनी है, रेंज। ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स, वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू ए आर सी कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये कहीं ना कहीं वही सवाल है जो अपन ने रेंज निकालने का मेथड पढ़ा था, फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन, याद आता है। और जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन आता है तो रेंज के लिए क्या करते हैं, सबसे अंदर वाले फंक्शन से उठाते हैं। ये बात दिमाग में, पहले को सवाल मेथड से पहचाना जाएगा ना, तो ये वो है फंक्शन के, अब अंदर कोई सा भी फंक्शन हो मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो ये वही चीज है, फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो मैं हमेशा किससे उठाऊंगा, अंदर वाले फंक्शन से। तो भाई बता दूंगा ना, थोड़ा सा पेशेंस तो रख। फिर वही बात, साईं बाबा क्या कह के गए, श्रद्धा और सबरी कह के गए ना। अब ये तुम्हें सिखाना है तभी तो लिखा है ना, लेकिन ऐसे होता है ना, एक लिखते से ही मैं अर्थ बता दूंगा तो मजा क्या आएगा, 2-5 मिनट सस्पेंस बना के रखना पड़ता है ना, तभी तो फिर वो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, तभी लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। ऐसे थोड़ा सस्पेंस बना के रखते हैं। बच्चा अभी इसने पहले पूछा था, मैंने कहा बताया, बताना होता तो जब इसने पूछा था तभी बता देता, लेकिन नहीं बताया। अब तो अलग से है क्या, जब इसने पूछा जब नहीं बताया, तेने पूछा जब बता, जब भी बताऊंगा जब मेरी इच्छा होगी ना, तो अभी मैं 30 साल पे आऊंगा तब बताऊंगा। अरे तो ऐसे ही तो क्या मैं भाई, अभी पहले उसने पूछा, मान लो उसने पूछा जब मना कर दिया, अभी इसने पूछा बता दिया, ये कि देखो, उन्होंने कहा सर ऐसा क्या, फीस तो बराबर भरी है, इसने पूछा, मैंने पूछा मना कर दिया, उसने पूछा बता दिया, तो फिर अब ऐसे किसी के पूछने पे नहीं बता सकता ना, क्योंकि एक को मना कर दिया, तो अब कब बताऊंगा, जब कोई नहीं पूछ रहा होगा तब फिर मैं बताऊंगा इसका मतलब। तो ये क्या है, फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो हम हमेशा किससे उठाते हैं, सबसे अंदर वाले फंक्शन से उठाते हैं। तो यहाँ पे अंदर वाला कौन सा, कॉस इनवर्स, इसके बारे में मुझे पता है कि ये कहां से कहां तक जाता है,
0 से पाई। कहां से कहां तक? कॉस इनवर्स कहां से कहां तक जाता है? 0 से पाई। अब एक्सपोनेंशियल लेना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में मैं जानता हूं कि e की पावर x कौन सा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है तो ले लेते हैं, साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया e की पावर 0, e की पावर कॉस इनवर्स x और e की पावर पाई। ये 1 हो गया, ये y हो गया, ये e की पावर पाई। तो इसकी रेंज आ गई कहां से कहां तक? 1 से पाई। इसकी रेंज कहां से कहां तक आ गई? 1 से पाई, है ना। फिर समझो, अब जैसे ये साइन इनवर्स वाला सवाल आ गया, तो मैं जानता हूं कि साइन इनवर्स इसको कहां से उठाऊंगा? एक्स स्क्वायर से। और एक्स स्क्वायर अपन जानते हैं कहां से कहां तक जाएगा? 0 टू इनफाइनाइट। अंदर इंद वाले से उठाएंगे और हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा? 0 टू इनफाइनाइट। अब फिर समझो, लेकिन मुझे क्या लेना है इसके ऊपर? साइन इनवर्स। तो जैसे आज तक हम लॉग के लिए याद रखते थे कि भाई अंदर नेगेटिव नहीं जाता, अंडर रूट के लिए याद रख रहे थे अंदर नेगेटिव नहीं जाता, अब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के लिए भी याद रखना पड़ेगा। ये साइन इनवर्स के अंदर जाएगा। तो जैसे मैंने वहां पे भी ऐसा कुछ लाल कलर के पेन से लिखा होगा एक आध बार, फॉर टेकिंग साइन इनवर्स। तो अब अगर साइन इनवर्स मुझे लेना है तो साइन इनवर्स लेने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा इसको लेस देन इक्वल कितना? 1, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर 1 से बड़ा नहीं जाता। साइन इनवर्स के अंदर 1 से बड़ा नहीं जाता। अब 1 से बड़ा नहीं जाता, याद है अपन ने उसमें भी किया था, फंक्शन में भी एक जगह अंडर रूट था तो मैंने उसको मिनिमम कितना लिखा था? 0 करा अपन ने, ऐसा है ना। तो ये लिख दिया। अब क्या ले लें दोनों तरफ? साइन इनवर्स। लेकिन साइन इनवर्स लेने से पहले देखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स कौन सा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। कौन सा है साइन इनवर्स? इंक्रीजिंग है। ग्राफ dy बाई dx दोनों लिखे हुए हैं, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ले लेते हैं। लेते वक्त साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज नहीं होगा, तो ये हो गया साइन इन। अब साइन इनवर्स 0 कितना होता है? 0। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? 1। तो कहां से कहां तक आ जाएगा? 0 से 1। 0 से 1। ये जो ARC लिखा होता है इसका मतलब होता है इनवर्स। कई बार उसको मजा लेना होता है और इनवर्स नहीं लिखना होता है। 0 से लेके कहां तक हो जाएगा? पाई बाई 2। बिल्कुल सही जवाब। तो वो ARC कॉस का मतलब ये होता है, क्या लिखा हुआ है? कॉस इनवर्स से लिखा हुआ है। लिखने का तरीका है, कई बार इसकी जगह क्या लिख देता है? ऐसे भी लिख देता है, कॉस इनवर्स ही। अब इसकी रेंज निकालनी है। कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो इसको कहां से उठाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से, क्वाड्रेटिक रेंज। अब बोलना किसी को भी नहीं है, सबको अपनी अपनी कॉपी में इस क्वाड्रेटिक की रेंज लिखनी है, मैं देखूंगा। हाँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमने 11th में पढ़ा दिया, हमने 12th में फिर सिखा दिया, कई सारी बार याद कर लिए, लेकिन फिर मैं मानता हूं कि ये जो अभी क्लास में लोग बैठे हैं इनमें से 5-7 तो ऐसे टैलेंटेड प्रिय स्टूडेंट होंगे मेरे जो इस क्वाड्रेटिक की रेंज अभी भी गलत लिखेंगे। तो उन प्रिय लोगों की कॉपी में एक बार देखना चाहता हूं। ऑनलाइन वाले भी चाहें तो रेंज लिख के भेज सकते हैं चैट पे, कॉपी तो नहीं देख पाऊंगा मैं। हाँ श्रेयस, गलत है बेटा। और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे विश्वास पे खरे उतरोगे हमेशा की तरह। लिखो क्वाड्रेटिक की रेंज लिखो, क्योंकि इतना कहने इतना समझाने के बाद भी बोलना नहीं है, सिर्फ कॉपी में निकालना है ना, मैं देखूंगा, बोलना नहीं है ना। हाँ हाँ, नहीं एक्चुअली कुछ लोगों की तो आ जाएगी, मुझे पता है। अरे नालायक, गलत है ये, पागल। अच्छा कहाँ इधर लिखी है क्या? तो वहां क्या लिख रखा है ये फिर? तो क्या पहले गलत निकाली थी? अच्छा ठीक, लेकिन मैं चाहता हूं सबकी आ जाए ये, मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं रहे कि जिसके क्वाड्रेटिक की रेंज नहीं निकले। हाँ ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक की रेंज तो एटलीस्ट सबके निकलनी चाहिए यार। वाह यार, निकालने लग गए तुम लोग तो यार। लेकिन कोई तो होगा जो मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, वही ये टैलेंटेड बच्चा।
निकाल क्वाड्रेटिक की रेंज निकाल, मुझे पता है तो मेरी उम्मीदों को पूरा करेगा। तो ये है मेरा सच्चा स्टूडेंट जो मेरी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। मुझे पूरी बहुत उम्मीदें हैं तेरे से, सही निकाल, लिख क्वाड्रेटिक की रेंज, मेरी उम्मीदों पे खरा उतरेगा, ये मुझे विश्वास है। निकाल बेटा निकाल, तो मेरे विश्वास को जिंदा रखेगा। ये देखो एक और बच्चा है, ये भी प्री स्टूडेंट है, इसने भी नहीं निकाली। क्या हुआ बेटा, क्वाड्रेटिक की रेंज नहीं निकली, अभी तक नहीं सीखी, ऐसे कैसे काम चलेगा। नीचे लिखा हुआ है पीछे ते, आई एम प्राउड रेजोनाइट, हमें भी तो प्राउड करने का कुछ मौका दे दो। नहीं सीखी ना अभी तक क्वाड्रेटिक की रेंज, फिर दो मेथड से तो मैं सीखा चुका, कब सीखेगा बता। कसम उठाई कहते हैं क्वाड्रेटिक की रेंज नहीं सीखने की, बोला मैंने सिखाई थी तब भी नहीं सीखी क्या, तब से एब्सेंट था। तो वो एब्सेंट था तो भाई वीडियो देख लेता, ऐसे क्या करता है। अरे बेटा ये जो निकाल रहे हो ये क्वाड्रेटिक की डोमेन है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को सोल्व नहीं करना है, रेंज निकालनी है क्वाड्रेटिक की रेंज। ये देखो निकल गई क्या बेटा, ये क्या किया, क्वाड्रेटिक की रेंज कहाँ निकाली, ओ क्या निकालना है, ग्राफ। अरे वाह, जब मैंने दो आसान मेथड सिखाए तो वो नहीं सीखे थे ने। मतलब कितना दुख दोगे तुम एक इंसान को। ये देख जाने क्या क्या किया जा रहा है, जितनी पिटाई की जाए उतनी कम है। मतलब कितना इतना इतना बार बार कहता हूं, सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान। अब क्वाड्रेटिक की रेंज का मतलब एक एक बच्चे की निकलनी चाहिए क्वाड्रेटिक की रेंज, तब मजा है। मतलब इतना कहने के बाद भी। और ये देखो कितने दिन लगेंगे बताओ, नहीं निकली, कहाँ निकली, ये दो। और क्या, अब देखो माइनस डी बाई 4 उल्टा सीधा नहीं। मतलब मैं कितना समझा चुका हूं कि कम से कम क्वाड्रेटिक की रेंज सीख लो भाई। तो हाँ तुम्हें अलग से नाम देंगे, आंसर तो तुम्हारा भी गलत ही आ रहा है। ये इतना समझाओ तुम्हें के थक गया मैं कि कम से कम बताओ ये माइनस बी बाई 2 है। अरे माइनस बी बाई 2 तो एक्स होता है, वाई थोड़ी ना होता है, बताओ। अरे ये बात सही निकालिए देने, सीख गया। देखो ऐसा नहीं है, मेरे इतने कहता हूं कुछ लोगों पे तो असर होता है, ऐसी बात नहीं है। ये बात है, शाबाश निकाल ली इसने माइनस। मतलब कभी कभी तो मन करता है हमारा कि बस ये ना पिटाई लगाई जाए तुम लोगों की, लेकिन क्या करे, कानून से हाथ बंधे हुए ना। कानून से मतलब मन तो कभी कभी ऐसा करता है। अब ये जो बच्चे क्वाड्रेटिक की रेंज नहीं निकाले ना, मन तो कर रहा है कि बस हाँ, मतलब ऐसे नहीं था। कभी तो मैं छोटे भाई बहनों को नहीं पढ़ाया है क्या, कितने जनों ने छोटे भाई बहनों को हाँ। तो अभी जैसे आप कभी छोटे भाई बहन को पढ़ाओ और उसको एक बार कोई चीज बता दो, दो बार बता दो, तीन बार बता दो, नहीं समझता है तो फिर क्या करते हो, चिपका देंगे उसके एक जोरदार, है ना। हाँ अब सच में नहीं पढ़ाया क्या, अभी छोटे भाई बहन को पढ़ाते होंगे तो ऐसा नहीं होता होगा, उसको एक बार बता दो, दो बार बता दो, तीन बार बता दो, फिर नहीं समझे ना तो फिर चौथी बार में तो हाथ पड़ता ही पड़ता है उसके ऊपर। नहीं नहीं देखो मैं तुम्हें बताऊं, छोटे भाई बहन को अगर मारना है ना तो पढ़ाते वक्त मार लो, वैसे मारोगे तो घर वाले तुम्हें मार पीटे। पढ़ते वक्त अगर तुमने लगा दी एक हाथ तो कहेंगे पढ़ नहीं रहा था, तो फिर उस बच्चा पढ़ नहीं रहा था, फिर ठीक है। वो एक मौका होता है जब तुम ले, बाकी तो छोटे भाई बहनों को नहीं छेड़ सकते, वो तो फिर उस टाइम तो फिर भी घर वाले सपोर्ट कर देंगे। अब तुम में इतना भी ज्ञान नहीं कि बड़ों को पढ़ाओगे, तुम खुद की तो उठती नहीं है और बस बड़ों वालों को पढ़ाओगे, है। तो ऐसे ही मतलब हमें गुस्सा आता है कि यार एक बार बता दिया, दो बार बता दिया, अब भी क्वाड्रेटिक की रेंज निकाले तो
लेकिन क्या है कि छोटे भाई बहन को मार लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आजकल बच्चों को मार दो तो भाई कानून कितना मतलब। और फिर आज तो हालत इतनी खराब हो चुकी है देश की कि बच्चा अगर बाथरूम में नहाते नहाते गिर जाए और गिरने के बाद ये बोल दे कि मास्टर ने मारा, ओहो, फिर देखो तुम, फिर तो बेचारा गया वो मास्टर। और उसके बाद फिर दुनिया वाले साहब न जाने कौन कौन से स्लोगन लिख देंगे, बस उसके बेचारे की टीचर की कोई सुनने को तैयार नहीं है कि भाई ये तो बाथरूम से गिरा था, मैंने तो कभी माना ही नहीं। उसके सुनने वाला कोई है ही नहीं दुनिया में। बस बच्चा ये कहते कि मास्टर ने मारा, बस फिर तो सारी दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी, उसके सुनेगी भी नहीं। मतलब अगर वो ये कह देना कि भाई मैंने 4 बार क्वाड्रेटिक की रेंज सिखा दी इनको, 11th में सिखा दी, 12th में मैंने हाथ जोड़ जोड़ के कह दिया कि भाई क्वाड्रेटिक की रेंज सीख लो, 2 मेथड से सिखा दी, उसके बाद भी गलत निकले इसलिए थोड़ा सा मारा, पर कोई सुनने वाला नहीं है उसकी, कोई नहीं सुनेगा उसकी। अच्छा फिर, अच्छा अभी हम मार भी देना तो घर वाले भी आ जाएंगे, उन्होंने कहा ऐसे कैसे मार दिया हमारे बच्चे को। और फिर यही बच्चा जब सिलेक्ट नहीं होगा तो घर वाले तब भी आते हैं, उन्होंने कहा आपको बच्चा भेजा था, आप तो इसको पढ़ाते खूब मारते नहीं पढ़ रहा था, तो ये तब बोलेंगे जब बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा। अभी पढ़ाते पढ़ाते हम मार भी देना, हो रहे ऐसे कैसे मार दिया हमारे बच्चे को। और तब कहेंगे जब सेलेक्ट नहीं होने का, खूब मारते साहब आपके, हमने तो आपके भरोसे ही छोड़ दिया था, आपकी इच्छा जो करते हैं इनके साथ, लेकिन बस सिखा देते हैं इनको। अब सिखाए कैसे, हाथ तो बांध रखे हमारे। अरे मैं तो ऐसे कहता हूं कि जैसे वो नहीं होता हॉस्पिटल वगैरह में पेशेंट एडमिट होता है तो डॉक्टर फॉर्म नहीं भरवा लेते कि भाई ऑपरेशन के दौरान किसी को कुछ हो गया तो हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, उसके बाद ऑपरेशन करते। ऐसे ही हमें कह दे, हमें क्या कह दे, ऐसे इंस्टीट्यूट वाले फॉर्म भरवा ले, सोचो कि भाई पढ़ते वक्त बच्चे के हाथ पांव पर अगर कुछ लग जाए तो उसके इंस्टीट्यूट और टीचर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ऐसा फॉर्म भरवा लें। और उसके बाद हमें कह दे जाओ ये फॉर्म भी है, फिर देखो तुम पढ़ने का मजा। हम आए तो आए, साथ में एक असिस्टेंट रोल लेके आए और उससे कहे भाई तेरा काम यही है, एक डंडा है तेरे पास और ये चल रही है क्लास, जैसे क्वाड्रेटिक की रेंज नहीं निकले फिर देखो अब मजा पढ़ने का। नहीं नहीं, पढ़ने का मजा देखो, पढ़ने का मजा क्या होगा फिर, या तो 2 दिन में क्लास खाली हो जाएगी, उन्होंने कहा बच्चे कहते हैं, उन्होंने कहा सब कोई बात नहीं हम तो चले, और या फिर अगर बच्चा रुक गया तो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर वो स्थिति आएगी ही नहीं कि बच्चा 2 साल पढ़े और सेलेक्ट ना हो, फिर वो स्थिति खत्म ही हो जाएगी। फिर या तो बच्चा रुकेगा नहीं और रुक गया तो फिर सेलेक्ट होके जाएगा। क्यों, क्योंकि रुक गया तो 2-4 बार पिटेगा तो अपने आप क्वाड्रेटिक की रेंज निकल जाएगी, उसकी निकल जाएगी। एक रोज पिट गया ना तो दूसरे रोज जाके सबसे पहले क्वाड्रेटिक की रेंज ही देख के आएगा वो, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। लेकिन अब क्या करें, कानून। इसी बीच एक ऑनलाइन वाले बच्चे ने बड़ा सा लिख दिया, ये भी कलाकार है ऑनलाइन वाले भी। चलो तो बहरहाल इस क्वाड्रेटिक मैं फिर कह रहा हूं, सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान, और क्वाड्रेटिक की रेंज तो कम से कम सीख ले। नहीं तो मैं किसी रोज कंट्रोल नहीं कर पाया तो फिर मेरा दोष नहीं है, आज तो मैंने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। अब इसके बाद अगर किसी की क्वाड्रेटिक की रेंज नहीं निकली तो फिर देख लेना मैं कुछ कर बैठूंगा, है ना, पिटाई विटाई। तो कितना आ गया ये, -1/4 से इनफाइनाइट आएगा। मैंने कहा 2 तरीके हैं, बाउंडेड नहीं है तो बराबर y मान के d > 0 कर दो, या अगर a पॉजिटिव है तो तुम याद भी रख सकते हो, कहां से कहां तक, -d/4a से इनफाइनाइट। कितनी बार बता दिया, अब तो याद रख लो। चलो अब ये क्वाड्रेटिक की रेंज आ गई। अब इस पे सबसे पहले क्या ले लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर। सबसे पहले क्या ले लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो ये कहां से कहां तक जाएगा, इसकी वैल्यू -1, 0, 1, 2, 3 सब कुछ हो सकती है। -1/4 है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, -1, 0, 1, 2, 3, 4 सब कुछ हो सकती है। अब इस पे क्या ले लेंगे बताओ, कॉस इनवर्स। लेकिन देखो फिर बड़ी बात है, अगर हम कॉस इनवर्स इस पे लेना चाहते हैं तो फॉर टेकिंग कॉस इनवर्स, फॉर टेकिंग कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स लेने के लिए क्या ये सारी वैल्यू इसके अंदर चली जाएगी क्या, नहीं,
कॉस इनवर्स के अंदर तो सिर्फ 3 वैल्यू को परमिशन मिलेगी, किस किस को, -1, 0 और 1 को। बस अब कॉस इनवर्स ले लेते हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स -1, कॉस इनवर्स 0 और कॉस इनवर्स 1। तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉस इनवर्स -1 कितना हो गया, पाई/2 है 0। ये 3 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। चलो अगला एक सवाल लिख लेते हैं फटाफट। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। इसके बाद क्लास है तुम्हारी। नहीं, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। 2 फंक्शन लिख रहा हूं जिसकी हमें डोमेन भी नहीं निकालनी है और रेंज भी निकालनी है। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। एक तो है हमारे पास y इक्वल्स टू साइन इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, और एक सवाल है हमारे पास साइन इनवर्स √x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स √x² प्लस 2x। 2 फंक्शन है जिनके हमें डोमेन भी निकालनी है और रेंज भी निकालनी है। पहला है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसकी डोमेन और रेंज दोनों निकालनी है। और एक है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स √x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स √x² प्लस 2x। चलो सबसे पहले फर्स्ट वाले की डोमेन बताओ क्या आ रही है। -1 एंड 1, ठीक है, करेक्ट है भाई। इसकी डोमेन तुम जानते हो x बिलोंग्स टू -1 से 1, इसकी डोमेन तुम जानते हो x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, और इसकी डोमेन तुम जानते हो x बिलोंग्स टू 1। तीनों के कंबाइंड डोमेन लेंगे तो केवल 2 ही तो वैल्यू आने वाली है, क्या क्या, 1 और -1। अब समझो अगर डोमेन में 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं, एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो फिर रेंज में वैसे ही निकाल लूंगा। उसके लिए क्या ज्यादा मेहनत करनी, दोनों पे वैल्यू निकाल लो, -1 पे निकाल लो और 1 पे निकाल लो, बस दोनों सेम आएगी डिफरेंट आएगी, उस हिसाब से वैल्यू आ जाएगी। कॉसेक इनवर्स -1 प्लस कॉट इनवर्स -1, निकालो क्या क्या वैल्यू आएगी, 1 और -1 दोनों पे वैल्यू निकाल लो। क्योंकि जब डोमेन में 1 या 2 एलिमेंट आ रहा है तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है, बस उन पे वैल्यू निकाल लेंगे, उसी से क्या निकल जाएगी, रेंज। दोनों पे वैल्यू निकाल लेंगे और उसी से क्या निकल जाएगी, रेंज। डोमेन में 2 एलिमेंट आ रहे हैं, बात समझ में आती है। तीनों की डोमेन लिख दी मैंने, कॉमन एलिमेंट में सिर्फ 2 आ रहे हैं, -1 और 1। क्या बोल रहा है पता है, क्या बोल रहा है, हाँ, ओनली 2 एलिमेंट्स, -3π/4 एंड क्या है, -π/4 एंड 5π/4। 2 वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से, तो केवल 2 एंड 2 -π/4 एंड 5π/4, ये आ रही होगी 2 वैल्यू आ रही है ये भाई। साइन इनवर्स -1 क्या करोगे, पाई माइनस साइन इनवर्स 1 मतलब -π/2, कॉसेक इनवर्स माइनस वही -π/2 है ना, कॉट इनवर्स माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, कॉट इनवर्स 1 π/4, तो -π/4 इससे वैल्यू आ गई, 5π/4 इससे आ रही होगी, -π/4 एंड 5π/4 2 वैल्यू आएगी। माइनस बाहर ले लेके लिखते जाओ ना नियम से,
भाई इसका माइनस बाहर ले लो तो साइन इनवर्स 1 लिखना है, इसका माइनस बाहर ले लो तो साइन इन कॉसेक इनवर्स 1 लिखना है, और ये कॉट इनवर्स -1 है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 से पाई माइनस पाई बाई 4। क्लियर है? चलो एक चीज और, अब देखो जैसे दूसरा वाला सवाल है, इसमें भी मैं डोमेन इसकी भी निकाल सकता हूं, इसकी भी निकाल सकता हूं, दोनों को सोल्व करके क्या ले सकता हूं, डोमेन निकाल सकता हूं। लेकिन ये पर्टिकुलर सवाल है, इस तरह के सवाल भी कई बार बनते हैं, थोड़ा सा अगर हम इसमें ज्यादा सोचें तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। देखो जो चीज यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे कहीं ना कहीं उस चीज में कितना जोड़ रखा है 1, यहाँ पे कहीं ना कहीं उसी चीज में क्या जोड़ रखा है 1। वैसे भी हो जाएगा कि भाई इसके डोमेन निकालूंगा, इसके डोमेन निकालूंगा, दोनों का क्या लूंगा, इंटरसेक्शन, वो तरीका ठीक है, पर हम कुछ और सीख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर जैसे इस अंडर रूट की डोमेन की बात करूंगा, टेन इनवर्स की तो होती नहीं है, तो इस अंडर रूट की डोमेन की बात करूंगा तो वो 0 0 से क्या आ जाएगा, बड़ा आएगा। अब अगर ये 0 0 से बड़ा है तो जैसे इसमें 1 ऐड करूंगा, ये 1 या 1 से बड़ा हो जाएगा। अंडर रूट लूंगा तो भी 1 या 1 से बड़ा ही रहने वाला है, लेकिन 1 या 1 से बड़ा इसके अंदर थोड़ी ना जा पाएगा। इसके अंदर जाने के लिए तो इस क्वांटिटी को सिर्फ कितना होना पड़ेगा, 1 से बड़ा तो जाएगा ही नहीं। भाई लेनी तो दोनों की कॉमन डोमेन ही है, और ये अगर पॉजिटिव है तो ये 1 या 1 से बड़ा है, 1 या 1 से बड़ा तो साइन इनवर्स के अंदर जा नहीं सकता। एक ही ऑप्शन बचा क्या, 1, और ये 1 है तो फिर वही x की दो वैल्यू आ गई 0 और -2। तो इसके डोमेन में भी केवल 2 एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से, 0 और -2। वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं उसने इस टर्म और इस टर्म के बीच का रिलेशन दिया है, तो उसी को सोचते हुए मैंने देखा ये पॉजिटिव तो ये 1 या 1 से बड़ा, 1 से बड़े के लिए तो ये मना करेगा, तो केवल 1 बचा, और केवल 1 बचा तो x की दो वैल्यू आ गई 0 और -2। और फिर वही डोमेन में 2 वैल्यू है तो रेंज दोनों पे वैल्यू निकाल लो, f(0) निकाल लो और f(-2) निकाल लो, दोनों पे जो वैल्यू आएगी उससे रेंज डिसाइड हो जाएगी। निकाल लो f(0) -2। बात समझ में आ रही है सबको? यहां बैठे उनको सबको, घर बैठे उनको समझ में आ रही है बात? एक बार यस और नो में बोले। ठीक है, ओके। अब दोनों पे वैल्यू निकालनी है तो बस वैल्यू निकाल लो, कितनी आती है। मान लो f(0) निकालोगे तो ये साइन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 0 तो π/2 आ जाएगा, और मेरे ख्याल से f(2) भी -2 π/2 आ जाता है। तो बस इसकी रेंज में केवल एक एलिमेंट आने वाला है, कौन सा, π/2। इसकी रेंज में केवल एक एलिमेंट आने वाला है, कौन सा, π/2। इसके रेंज में केवल एक एलिमेंट आएगा और वो कौन सा आएगा, π/2। जिनका नहीं हुआ है वो इसको करें, और जिनका हो गया हो, एक सवाल और मैंने लिखा है, इफ cos इनवर्स x cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल्स टू 3 पाई, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x into y into z। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल्स टू 3 पाई, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x into y into z। कितनी आ जाएगी, -1, करेक्ट है, आंसर आएगा इसका -1। पहले वाला सब बोर्ड पे से हटा दूं।
देखो बहुत सीधा सा सवाल है, रेंज बाउंड सवाल है, इनवर्स में इस तरह के सवाल बनते हैं कई बार। भाई ये 3 कॉस इनवर्स का सम कितना दे दिया, 3 पाई। 3 कॉस इनवर्स का सम कितना दे दिया, 3 पाई। अब ये 3 पाई कब होगा, ये 3 पाई केवल तब हो सकता है, पॉसिबल ओनली इफ ईच कॉस इनवर्स इक्वल्स टू कितना हो जाए, पाई। हर एक कॉस इनवर्स कितना हो, पाई। क्योंकि आप समझो कॉस इनवर्स कहां से कहां तक जाता है, 0 से पाई। अब ये 3 पाई तो तभी हो सकता है जब तीनों पाई हो जाए। भाई हम कहें कि एक पाई बाई 2 होगा तो दूसरे के पास इतनी कैपेसिटी थोड़ी ना है कि 3 पाई बाई 2 हो जाए, क्योंकि पाई से बड़ा तो कोई जा ही नहीं सकता। तो 3 पाई ये केवल तब होगा जब तीनों कितने हो जाएं, पाई। और आप समझे कि अगर कॉस इनवर्स एक्स पाई है तो एक्स कितना होगा, कॉस पाई मतलब वही समझ ले हम, -1। और y भी -1 होगा, z भी -1 होगा, सारे के सारे ही होंगे। तो एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट कितना जाएगा, -1। एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट कितना जाएगा, -1। क्योंकि सारे के सारे कितने होंगे, पाई, तीनों पाई होंगे, तब कहीं जाके कितना हो पाएगा, 3 पाई। और 3 पाई हो पाएगा तो कितना जाएगा, -1। अब इसी सवाल को, ये मेंस का सवाल, इसी सवाल को, इसी कॉन्सेप्ट को अगर अपग्रेड करके एडवांस का सवाल बनाए तो क्या हो जाएगा, इफ समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n साइन इनवर्स एक्स आई बराबर है n पाई बाई 2, देन फाइंड समेशन आई इक्वल्स टू 1 to 14 4i xi। ये लो, सेम कॉन्सेप्ट, सेम सवाल, लेवल थोड़ा सा अपग्रेड। समेशन वमेशन लगा दिया। क्या होता है कि समेशन वमेशन लग जाता है तो कुछ लोग तो वैसे ही समझ लेते हैं, उन्होंने कहा बस ठीक है अब समेशन लग गया तो अब रिलैक्स रहो, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सेम सवाल है, वही कॉन्सेप्ट है जो इसमें लगा रहे हैं, पर ऐसे समेशन वमेशन लिखने से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ। क्वेश्चन लिखा है, इफ समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n साइन इनवर्स एक्स आई इक्वल्स टू n पाई बाई 2, देन फाइंड समेशन आई इक्वल्स टू 1 to 14 4i इंटू एक्स आई, 4i इंटू एक्स आई। नहीं, घर पे करने वाले तो अभी अलग दूंगा, ये तो अभी करके बताना इसका आंसर तो फटाफट। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है। अरे सेम सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट है। 420 करेक्ट आंसर है इसका, 420। अरे भाई यही तो सवाल है। ये n पाई बाई 2 कब होगा, जब सारे पाई बाई 2 हो जाएंगे, क्योंकि साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2। साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2। इधर लिखा है n पाई बाई 2, तो ये n पाई बाई 2 कब होगा, जब ईच साइन इनवर्स एक्स आई इक्वल्स टू कितना होगा, पाई बाई 2। अरे सारे पाई बाई 2 होगा तभी तो n पाई बाई 2 होगा, क्योंकि एक पाई बाई 2 से छोटा हुआ तो दूसरा पाई बाई 2 से बड़ा थोड़ी ना हो सकता है। तो इसका मतलब एक्स आई कितना हो जाएगा, 1। अब ये वैल्यू निकालनी है, एक्स आई तो 1 हो चुका है, तो ये कितना हुआ, 4i xi। xi की जगह कितना पुट कर दिया, 1। ये 4 तो बाहर आ गया। अरे वो लिखा हुआ है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम, तो कितना होगा, 14 प्लस 1 अपॉन 2, तो 420 आंसर आएगा। ये समेशन आई लिखो, समेशन एन लिखो, एक ही बात है। आधे तो आई देख के ऐसे हो जाते, उन्होंने कहा अगर समेशन एन दिखते तो याद आ जाता है, अच्छा n प्लस 1 बाई 2। आई दिखते याद नहीं आता है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 420। चलो मैं फटाफट होमवर्क लिख देता हूं। हाँ, पहले तो 2 ईओटी सवाल लिख देता हूं।
थोड़ा सा विचार करके करने वाले हैं। हालांकि ईओटी वीओटी की जरूरत तो नहीं है, तुम कार्डेली की रेंज तो निकालते नहीं हो अभी तक। फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं। एक सवाल तो ये लिखा है मैंने, फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच y इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। r से जा रहा है पाई बाई 2 से, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 इज ऑन टू। और एक क्वेश्चन ये लिखो, इफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई लेस देन 1, then find a range of tan inverse tan square x या tan x into tan y। if sin inverse x plus sin inverse y, छोटे छोटे से सवाल बड़े नहीं पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। sin inverse x plus sin inverse y less than 1, then find range of tan inverse tan x into tan y। मतलब कहीं ना कहीं ये जो दे रखा है इससे तुम्हें ये निकालना पड़ेगा। अगर तुम्हें पता लग गया अंदर वाला कहां से कहां तक जा रहा है तो तुम्हें पता लग जाएगा कि बाहर वाला भी कहां से कहां तक जा रहा है। तो अंदर वाला कहां से कहां तक जा रहा है ये देखना पड़ेगा तुम्हें। नहीं स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लेस देन 1, देन फाइंड रेंज ऑफ दिस। चलो इसके बाद मैं शीट पे लिखता हूं फटाफट। शीट फंक्शन आईटीएफ एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड। G1 to G5 आवाज नहीं, पार्ट थर्ड G1 एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड में अपन शायद कहां तक कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट में कहां तक कर चुके अपन, 17 तक कर चुके ना। तो 18, 19 और 20, 18, 19, 20। पार्ट सेकंड में कुछ ज्यादा नहीं है, पार्ट थर्ड में बन जाता है अपना होमवर्क। पार्ट थर्ड में 6 to 9 और पार्ट 4 में MTC 1 and 2। ये होमवर्क में है ना। एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड G1 to G5, पार्ट थर्ड G1, एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट 18, 19, 20, पार्ट सेकंड 6 to 9 और पार्ट थर्ड में फोर्थ में मेज द कॉलम 1 and 2। ये होमवर्क में करके आना है। कल तो क्लास नहीं है, परसों क्लास है अपनी। साइन स्क्वायर ही है ना, दोनों जगह साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई।